मुल्क भर में कोरोना वायरस मजीद 57 जाने निकल गया। एक रोज में कोरोना के 3700 से जायद नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजमूई केसेस की तादाद 11,71,000 से जायद हो गई है। मुल्क भर में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 6.3% रही है। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर पंजाब और इस्लामाबाद भर में पाबंदियां लगा दी गई हैं। कल से 12 सितंबर तक तमाम सरकारी निजी स्कूल्स को भी बंद कर दिया गया है, जबकि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के मुताबिक इस्लामाबाद के अंदर दीगर पाबंदियां भी लगा दी गई हैं। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ तमाम इंडोर जिम्स और आउटडोर सरगर्मियों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। और इसके साथ साथ ये भी वाज़ेह किया गया है कि 11 सितंबर के बाद कोरोना वायरस की सूरत हाल को देखते हुए मजीद फैसले किए जाएंगे कि पाबंदियों में कितनी नरमी करनी है। इस पर बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद हमजा शफकात साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर, ये जो पाबंदियों का फैसला बचाने किया गया है, कितनी खतरनाक सूरत हाल देख रहे हैं हम कोविड की यहाँ पर? थैंक यू वेरी मच। इसमें असल में इशू ये है कि पहले जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी वो लगाई जाती थी ये देख के कि डेली पॉजिटिव केसेस कितने आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद के अंदर कभी 1000 केसेस भी आ जाते थे, 700 केसेस पर डे आ जाते थे। और अभी आजकल जो हमारी रेशो चल रही है वो 300 केसेस पर डे है। लेकिन इशू ये आ रहा है कि केसेस इतने ज्यादा पर डे नहीं आ रहे, लेकिन जो हॉस्पिटलाइज्ड केसेस हो रहे हैं, यानी कि जो प्रेशर ऑन हॉस्पिटल्स है वो फिर भी बढ़ता जा रहा है। और उसमें ज्यादातर मेजॉरिटी तो उन्हीं लोगों की है जो वैक्सीनेटेड नहीं है, और वो इस नई वेव, फोर्थ वेव की वजह से वो हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं। इस टाइम भी ये सिचुएशन है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कोई बेड अवेलेबल नहीं है। इस्लामाबाद के अंदर पिम्स में अवेलेबल नहीं है, शिफा में अवेलेबल नहीं है। और ये जो प्रेशर है ये इसी वजह से हो रहा है कि हमारे जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। ऑल्दो जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो बहुत ज्यादा इतने ज्यादा नहीं है कि जिससे बहुत अपेरेंटली परेशानी हो। फॉर एग्जाम्पल आज भी इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन 300 साढ़े 300 केसेस हुए हैं। और एक जमाना वो भी था कि इस्लामाबाद में 700 केसेस पर डे भी होते थे। लेकिन 700 केसेस पर डे में भी हॉस्पिटल में लोग इतने नहीं पहुंच रहे थे जितने अभी 300 केसेस पर डे पे पहुंच रहे हैं। इसलिए इमीडिएटली ये हमें एनसीओसी ने इस पर डिसाइड किया, एक्सपर्ट्स को बुलाया और इसका यही हाल निकाला कि हमें मजीद रिस्ट्रिक्शन डालनी पड़ेंगी ताकि नेक्स्ट 7-8 डेज में कोई ऐसा पेशेंट ना रह जाए जिसको ऑक्सीजन ना मिल सके या उसको क्रिटिकल केयर ना मिल सके और वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। अच्छा सर, इसमें हम ये भी चाहेंगे कि आप जरा हमें रिस्ट्रिक्शंस भी जरा एक्सप्लेन कर दीजिए कि अपने ट्वीट में तो आपने बताया कि स्कूल्स भी बंद हैं, इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद होगी, जिम्स, आउटडोर एक्टिविटीज भी। मजीद क्या पाबंदियां इन 7 दिनों में लगाई जाएंगी? इस्लामाबाद की हद तक जैसे आपने सारी बता दी है कि इंडोर जिम्स कम्प्लीटली बैंड हो गए हैं। हर किस्म की गैदरिंग, इंडोर गैदरिंग हो या आउटडोर गैदरिंग हो, जैसे कोई फेयर्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, मीटिंग्स हैं। लेकिन इसमें ये मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि जो आउटडोर डाइनिंग है या जो लोगों की शादियाँ प्लान थी आउटडोर के लिए वो फिलहाल बैन नहीं है। तो आउटडोर गैदरिंग से मतलब यही है कि कोई एक्सपोज थे या कोई फेयर थे, कोई फेस्टिवल थे या प्रोटेस्ट के लिए लोग आना चाह रहे हैं तो उन सब की जो परमिशन थी वो विड्रॉ कर ली गई हैं। इसी तरह जो इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, यानी कि इस्लामाबाद से कोई जा रही थी गाड़ियाँ पेशावर में या लाहौर में, वो कम्प्लीटली बंद हो गई हैं। अलबत्ता इस्लामाबाद के अंदर जो लोग हैं, जो हॉस्पिटल का स्टाफ है या जो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उनके लिए शहर के अंदर वाली जो ट्रांसपोर्ट है जो रूट्स पे चलती है वो ओपन रहेगी। इस तरह जो स्कूल्स हैं वो कम्प्लीटली बंद कर दिए गए हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि साथ ही साथ जो जगह खुली हैं उनके लिए भी एक ऑपरेशनल रिजीम आ गई है। फॉर एग्जाम्पल मॉल्स जो हैं वो अभी खुली तो हैं, लेकिन मॉल्स के अंदर ये कंपलसरी कर दिया गया है कि एटलीस्ट सिंगल डोज जो है वो बंदे ने वैक्सीनेशन जरूर कराई हो। और 31 सितंबर तक अगर किसी की डबल डोज कंप्लीट नहीं है तो ना वो मॉल्स में आ सकेगा, ना उसको पेट्रोल पंप से एंटरटेन करेंगे, ना उसको होटल्स एंटरटेन करेंगे। और ये होटल मैनेजमेंट, इस तरह मॉल्स की मैनेजमेंट, पेट्रोल स्टेशन की मैनेजमेंट इसको इंश्योर करेंगी। और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो फिर सरप्राइज इंस्पेक्शन करेगी और अगर देखेगी कि बहुत बड़ी मॉल है और उसके अंदर लोगों को अंदर जाते हुए चेक नहीं किया जा रहा कि वो वैक्सीनेटेड है या नहीं है तो फिर मॉल्स के खिलाफ भी एक्शन होगा। अच्छा सर, स्कूल्स के हवाले से जरा हम आपसे एक क्लैरिफिकेशन चाहेंगे कि प्राइवेट स्कूल्स की भी आपने बात की है, लेकिन इतलात ये भी थी कि प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से जरा रेजिस्टेंस थी इस फैसले को मानने पर, क्या वो भी अब कॉन्फिडेंस में है? जी, प्राइवेट स्कूल्स की ये उनकी तरफ से रेजिस्टेंस थी कि इतने अरसे बाद खोला है और आप हमें 50% के लिए अलाउ करें, तो उनके लिए यही इंफॉर्मेशन है कि सिर्फ जो ऐसे सिटीज हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे पंजाब में सिर्फ 15 है और इस्लामाबाद है जहां पर बहुत ज्यादा डिजीज बढ़ चुकी हुई है, हाई डिजीज एरियाज है, प्रेवलेंस डिस्ट्रिक्ट, सिर्फ इनकी हद तक स्कूल्स को सिर्फ 12 तक बंद किया गया है, 12 सितंबर तक, विच इज जस्ट 1 वीक। कल और परसों तो वैसी छुट्टी है
और अगले हफ्ते के लिए उनको छुट्टी दी गई है, ताकि वो जो प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसमें मैं ये बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो हमारे पास क्रिटिकल केसेस आ रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर केसेस वही हैं जो स्कूल के बच्चों की वजह से इन्फेक्ट हुए, स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स की वजह से, या स्कूल्स में टीचर्स जो है वो इन्फेक्ट हुए। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि जस्ट फॉर 1 वीक, एक ही वीक की बात है, तो इसमें काफ़ी हद तक स्कूल की मैनेजमेंट इसको अंडरस्टैंड कर रही है। और क्योंकि पूरे पाकिस्तान के हर स्कूल को हम बंद नहीं कर रहे, सिर्फ हाई प्रेवलेंस डिजीज डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनको बंद किया जा रहा है, तो वो कुछ ना कुछ हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा सर, यहाँ पर आखिर में जरा ये बताइएगा कि 12 तारीख तक जो डेडलाइन हमने दी है इन रिस्ट्रिक्शंस के, अब उसके बाद फैसला जब इन रिस्ट्रिक्शंस को हटाने का करना है या प्रोलॉन्ग करने का करना है, वो फिर किस बुनियाद पर किया जाएगा? क्या वो डेली केसेस की बुनियाद पर किया जाएगा या फिर अस्पतालों की सूरत हाल को देखकर करेंगे? नहीं सर, ये जो डिसीजन मेकिंग है अब ये टोटली हॉस्पिटल के अंदर क्या सिचुएशन है उसको देख के किया जाएगा। और ये जो अगली इसके ऊपर डिटेल्ड मीटिंग होगी वो 9th को होगी। तो 9th को तमाम डाटा दोबारा असेस किया जाएगा 5 दिन का, कि 5 दिन के अंदर ये सारी जो हमने रिस्ट्रिक्शंस दी हैं उसका क्या इफेक्ट आया है। और अगर उसमें हमें नजर आता है कि हॉस्पिटल्स के ऊपर ऑक्सीजन का प्रेशर नहीं है, वेंट्स खाली होना शुरू हो गए हैं और वेकेंट बेड्स मौजूद हैं, तो फिर रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लिफ्ट करना शुरू कर दी जाएंगी। लेकिन अगर नजर आया कि ये 5 दिन बाद भी हॉस्पिटल्स हमारे भरते जा रहे हैं और लोग एम्बुलेंसेज में अनफॉर्चुनेटली उनको सर्विसेज भी प्रोवाइड नहीं की जा रही है और उनकी डेथ हो रही है, तो फिर इसमें मजीद रिस्ट्रिक्शंस भी डाली जा सकती हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद हमजा शफकात साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। सारी सूरत हाल पर हमें आप आगाह कर रहे हैं। नाज़रीन, हम कुछ बात करेंगे कराची के हवाले से, जहां पर बादल बरसते ही कई इलाके पानी में डूब गए हैं। गुलिस्तान जौहर, सदर, क्लिफ्टन, शाहराह फैसल, नॉर्थ नाज़िमाबाद, कोरंगी और मलीर समेत कई इलाकों में घर, गलियां और सड़कें पानी से भर गई हैं। रिक्शे, मोटरसाइकिल और गाड़ियां भी पानी में बंद हुई, लोग धक्के लगाते रहे। सादी टाउन में सबसे ज्यादा 41 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कराची की सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हम न्यूज़ के नुमाइंदे हैं कराची से मोनिस सिराज। मोनिस से हम तफसीलात जानेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कराची में जो बारिश की वजह से बाद में असरात सामने आते हैं, कहीं पर हमें फीडर स्ट्रिप होने की सूरत हाल नजर आती है, कहीं पर पानी खड़े होने की सूरत हाल नजर आती है। ये सारे मनाजिर क्या है और इंतजामिया की जानिब से क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, जान लेते हैं मोनिस सिराज से। मोनिस, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइएगा कि बारिश किन किन इलाकों में ज्यादा हुई है और अमूमी तौर पर हम बारिश के बाद जो कराची में नालों की सूरत हाल देखते हैं, क्या इस मरतबा कुछ बेहतरी नजर आई है? साथ मौजूदा बारिश के तनाजुर में अगर शहर की मजमूई सूरत हाल की बात की जाए तो मैं ये इतना ही कहूँगा कि चेहरे बदले, ओहदे बदले, मगर कराची वालों के हालात ना बदले। कराची में बारिश के बाद आज फिर वही सूरत हाल देखने में आई जो माजी में हम देखते रहे हैं और रिपोर्ट करते रहे हैं, हम न्यूज़ के नाज़रीन को आगाह करते रहे हैं। शहर में मजमूई तौर पर सूरत हाल ये है कि जो नशेबी मकामात हैं वो ज़ेर-ए-आब हैं, सड़कों पर पानी जमा है जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार है। जो अहम इलाके हैं जहाँ पे ज़्यादा पानी की मौजूदगी है जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी में भी खलल वाक़ हो रहा है, उसमें ये मलीर का इलाका भी सर फहरिस्त है जहाँ से मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा दीगर मकामात शहर के कई ऐसे हैं जैसे हमें ये इतलात मौसूल हो रही है कि वहाँ सड़कों से निकासी आपका काम नहीं हो सका है जिसकी वजह से सड़कों पर पानी जमा है ताल और शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर मजमूई तौर पर सूरत हाल की बात की जाए तो इस वक्त जो है वो ये सूरत हाल है कि मलीर काला बोर्ड में भी आप इस वक्त देख सकते हैं, मुलाहिदा कर सकते हैं कि किस तरह से ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार है। जब हमने की इलाके से और उसकी वजह से ये नाला ओवरफ्लो हो गया है और हाल की तरह इस बार भी नालों की सूरत हाल तो आपने में बताई कि कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है, आवाम की किस्मत लगभग वैसी ही है जैसे माजी में भी रही है। बिजली की क्या सूरत हाल है? क्योंकि वो हम पहले भी देखते हैं कि बारिश बरसती है तो फिर फीडर स्ट्रिप कर जाते हैं, कहीं पर करंट के वाकयात होते हैं, ऐसे कोई मनासर देखें? साथ इसी तरह की सूरत हाल कुछ देखने में आई है क्योंकि कराची में बिजली का जो तरसीली निज़ाम है वो भी खासा नाक़िस है और किसी से ढका छुपा नहीं है। और हर बार हमने ये देखा है कि जब बारिश की इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो हादसा ख़ास तौर पर करंट लगने के जो वाक़यात हैं उनमें भी इजाफा हो जाता है। तो जिस वक्त बारिश की बूंदें पड़ी ही थी, इब्तिदा में ही तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ सामने आ गया था कि वो इलाके जो कि नशेबी मकामात हैं और जहाँ बारिश का पानी अमूमन जमा हो जाता है वहाँ जो है वो इन्हीं खदशात के पेश नज़र कि किसी को करंट लगने के वाक़यात पेश ना आ जाए, नाखुशगवार वाक़यात रूनुमा ना हो,
तो लिहाजा उन इलाकों में जो है वो बिजली की फराहमी बंद कर दी गई है। इसके अलावा जो दीगर इलाके हैं वहाँ से भी हमें शहर के कुछ पोश इलाकों से भी इतलात मौसूल हुई कि वहाँ जो है वो फीडर स्ट्रिप कर गए बारिश की बूंदें पड़ते ही, और उसके बाद जो है वो कई घंटे तक बिजली गायब रही, जिसकी वजह से शहरियों को अपने घरेलू उमूर निपटाने में जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा एक अफसोसनाक वाक़या आज रोनुमा हुआ, नाखुशगवार वाक़या कराची के इलाके लाइट हाउस में, जहाँ करंट लगने का एक वाक़या पेश आया और उसमें एक शख्स की जान चली गई। ज़्यादा वाक़यात अगरचे पेश नहीं आया, अलबत्ता एक शख्स की जान जरूर गई है, ये वाक़या जरूर पेश आया करंट लगने का। ठीक है, बिजली की बंदिश के साथ साथ करंट लगने का भी एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बहुत शुक्रिया मोनसर, आज हमें आप तफसीलात से आगाह करें। नाज़रीन, प्रोग्राम में दीगर मामलात पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अफगानिस्तान से अमेरिकी इनखला के 3 रोज बाद भी तालिबान की जानिब से हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल न हो सका। अफगान मीडिया के मुताबिक तालिबान की जानिब से काबीना का आज किए जाने वाला ऐलान 1 हफ्ता मौखर किए जाने की इत्तलात हैं। इसके साथ साथ पंजशेर में भी तालिबान और अहमद मसूद की क़यादत में मुज़ाहमती फोर्सेस में अमन मुज़ाकरात से मसले के हतमी हल तक जंगबंदी की खबरों ने भी किसी हद तक तालिबान को पंजशेर में दरपेश मुश्किलात कम की हैं। एक जानिब जहां तालिबान ने मुआशी तरक्की के लिए चीन और रूस से दोस्ताना ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया है, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा की हालिया दौरे में अफगानिस्तान में एक जामे हुकूमत के क़याम पर जोर दिया है। इस अहम इशू पर जिस बुनियादी सवाल पर हम अपने मेहमानों से बात करेंगे, सबसे पहले उस सवाल पर एक नजर डाल लेते हैं। हमारा सवाल यह है कि अफगानिस्तान को आलमी बरादरी का हिस्सा बनाने के लिए पाकिस्तान की मुस्बत कोशिशें, क्या पाकिस्तान की कोशिशें कामयाब हो पाएंगी? इस सवाल पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार इम्तियाज गुल साहब, जबकि साथ हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इम्तियाज गुल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहेंगे। सबसे पहले ये बताइएगा कि जो 1 हफ्ता मौखर किया गया है तालिबान की जानिब से हुकूमत के हतमी ऐलान को, क्या तालिबान एक जामे हुकूमत बना पाएंगे? क्या खदोखाल होंगे इस निज़ाम के? सर, आपने 3 सवाल किए हैं, लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि उन्होंने मौखर कर दिया है। ये खबर बिल्कुल गलत है। कभी ऐलान नहीं किया था तालिबान के करीबी लोगों ने कि वो आज हुकूमत का ऐलान करेंगे, इसलिए कि जुमे के दिन तालिबान रिवायती तौर पे कोई काम नहीं करते हैं, और बल्कि उन्होंने दोहा में कभी भी मुज़ाकरात भी जुमे के दिन नहीं किए। ये तो ज़राए इब्लाग ने अपनी तरफ से खबरें उड़ा के और एक दुनिया भर में एक तहलका मचा दिया, और अब ये भी खिफत मिटाने के लिए ये कहा जा रहा है कि कोशिशें 1 हफ्ते के लिए मौखर हो गई हैं। हो सकता है कल परसों में ये ऐलान हो जाए। जहाँ तक कामयाबी से वसीउल बुनियाद हुकूमत बनाने की बात है, तो इसमें मेरा ख्याल है किसी को शक नहीं होना चाहिए। 98-99% स्टेक होल्डर्स जो पुराने मुजाहिदीन थे, पुराने तालिबान, साबका सदर हामिद करज़ई और साबका CEO डॉक्टर अब्दुल्ला, सब उनके साथ हैं। सब एक हम ख्याल इस वक्त हैं और इस बात पे मुत्तफिक हैं कि अफ़गानिस्तान में मज़ीद जंग व जदल से बचने के लिए इत्तेफाक राय ज़रूरी है, और बड़ा ज़रूरी होगा तालिबान के लिए कि अगर वो उनको शामिल करना चाहते हैं नई हुकूमत में किसी दूसरे लोगों को जो कि गुज़िश्ता हुकूमत का हिस्सा थे, उन्हें बाइख्तियार ओहदे देने पड़ेंगे। सिर्फ अलामती ओहदों से काम नहीं चलेगा। तो अगर तो बाइख्तियार हुकूमती ओहदे उन लोगों को मिल गए जो कि अभी तालिबान के साथ शामिल हुए हैं, तो फिर मेरे ख्याल उनकी राह में हायल बहुत सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। लेकिन अगर उन्होंने अपने तरीके से, अपने रिवायती तरीके से हुकूमत चलाने की कोशिश की, दूसरे जिसको वो आउटसाइडर समझते हैं उनको अगर बेइख्तियार रखा, तो फिर उनके मसाइल कम होने की बजाय बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है जनरल साहब, आप ही बताइएगा कि अफगानिस्तान को आलमी बरादरी का हिस्सा बनाने के लिए जो पाकिस्तान की मुस्बत कोशिशें जारी हैं, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान को इस हवाले से कामयाबी मिली है? देखें, पाकिस्तान की कोशिशें अपनी जगह पे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का मफाद अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। हम बारहा ये कहते रहे हैं कि इसका पॉलिटिकल सलूशन होना चाहिए और अफगानिस्तान में अमन कायम होना चाहिए। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के एफर्ट्स की पजीराई हुई है। 2 एतबार में पाकिस्तान ने रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दी। एक, तालिबान को मोटिवेट करके, कन्विंस करके, अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके उन्हें दोहा डायलॉग प्रोसेस में शरीक करवाना और फिर एक मुआहदे तक उन्हें लेकर जाना, जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ हुआ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दिनों में। और दूसरा, अभी
जिस तरीके से डेडलाइन को मीट करने के लिए पाकिस्तान ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे फॉरेन नेशनल को तकरीबन 11,000 के करीब फॉरेन नेशनल्स को निकाला, काबुल से और अफ़गानिस्तान लाया, उसकी भी पजीराई हो रही है। और अब जो पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है कि अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट को रिकग्नाइज़ किया जाए और उन पर लगाई जाने वाली मुआशी पाबंदियाँ या जो इस वक्त उनके एसेट फ्रीज किए गए हैं उनको रिलीज़ किया जाए, तो मैं समझता हूँ उसके ऊपर रिस्पांस अभी तक मुस्बत है। तालिबान की हतमी हुकूमत अनाउंस हो जाने के बाद मुझे तवक्को है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ ठीक है। अच्छा इम्तियाज़ गुल साहब, आप जरा ये बताइएगा कि तालिबान को हुकूमत साजी और फिर अफगानिस्तान में इस हुकूमत को प्रोलॉन्ग चलाने के लिए चैलेंजेस क्या दरपेश होंगे? क्योंकि एक नुक्ता नज़र ये भी है कि तालिबान के दरपेश एक चैलेंज अपनी सफ़ों में इत्तेहाद को बरकरार रखना है, पंजशेर का मामला भी है। आप क्या समझते हैं बड़े चैलेंजेस क्या हैं तालिबान के लिए? सर देखिए, मुझे हैरानी है कि बार बार हमारा मीडिया ये पंजशेर का मसला क्यों ले आता है। इसलिए कि पंजशेर ऐसा ही है कि जैसे रावलपिंडी में झंडा चीची चीचू की मलिया, कोई एक ओकाड़ा लाहौर के आसपास ओकाड़ा एक छोटी सी जगह है, ठीक है, तो वहाँ पे भी मेरा ख्याल है बहुत जल्द ये लोग फारिग हो जाएंगे। माजी में इस इलाके को ये बचाते रहे तालिबान से, क्योंकि उस वक्त उनको बाकायदा तौर पे ताजिकिस्तान में एक मिलिट्री बेस था जो कि भारत जहाँ से उनको असला भी फराम करता था, माली वसाइल भी फराम करता था। लिहाजा हमें अपने वज़राए इब्लाग में पंजशेर का इतना जिक्र ही नहीं करना चाहिए। ये कुछ हैं जो लोग खफा हैं मौजूदा सूरत हाल पे, तो वो उसको उछाल रहे हैं। दूसरी बात, तालिबान की आपस में इत्तेफाक वगैरह, वो मेरा ख्याल है भी वक्त के साथ साथ पता चलेगा। हमें उस पर स्पेकुलेशन करने की क्या ज़रूरत है। उनको चैलेंज अलबत्ता सबसे बड़ा ये है कि आया वो ख़ुद को अफ़गानिस्तान की जो गालिब अक्सरियत है नौजवानों पे मुश्तमिल 30 साल से कम, उनके लिए वो खुद काबिल कबूल बनवाने में कामयाब होंगे कि नहीं। काबिल कबूल उस वक्त ये होंगे जब ये तमाम नस्ली और लसानी गुरों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को बाइख्तियार तौर पे अपनी हुकूमत में शामिल करेंगे। दूसरा बड़ा चैलेंज ज़ाहिर है गवर्नेंस का है कि जितने टेक्नोक्रेट्स जो तरबियत याफ्ता अफराद क़ुव्वत थी, वजारतों में थी, हुकूमत के मुख्तलिफ शोबों में थी, पुलिस कुछ तितर बितर हुई है, उनको दोबारा इकट्ठा करना और बाकायदा एक जदीद रियासत के तौर पे एक फंक्शनल इस रियासत को बनाने के लिए ज़रूरी होगा कि तमाम तालीम याफ्ता लोग सामने आएँ। बहुत सारे लोग वैसे ही मुल्क से चले गए हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि अफ़गान वजारत ख़ारजा, वजारत दाखिला, नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी यानी इंटेलिजेंस और फ़ौज के साथ वाबस्ता थे, वो इधर उधर हो गए हैं। लेकिन चैलेंज बहरहाल ये होगा कि उन सबको वापस लाना, उनकी मदद से अफ़गानिस्तान को दोबारा इक़्तिसादी बहाली के रास्ते पे डालना। अच्छा जनरल साहब, आप ये बताइएगा कि तालिबान काबीना के हवाले से जो नाम अब तक सामने आ रहे हैं, जिनमें मुल्ला अब्दुल हकीम हैं, मुल्ला हिब्तुल्ला, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, मुल्ला याकूब या फिर सलाजुद्दीन हुक्कानी हो, इनका ताल्लुक पाकिस्तान से काफ़ी मजबूत रहा है। अब इन लोगों की काबीना में शमूलियत को आप कैसे देख रहे हैं सर? यकीनन चीज़ें बहुत खुशाइंद नज़र आ रही हैं। उसकी वजह यह है कि कारज़ाई हुकूमत में मुसलसल पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगते रहे, वहाँ इंडियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। ख़ुद अमेरिका अपनी नाकामी पे पर्दा डालने के लिए इल्ज़ाम तराशी कर रहा था और इनका जो इंडियन नैरेटिव था, जो कारज़ाई गवर्नमेंट का नैरेटिव था, उसको बाय करके पाकिस्तान के साथ एक अदम तहफ़्फ़ुज़ की, अदम एतमाद की फ़िज़ा सी चल रही थी। अशरफ गनी गवर्नमेंट में भी कुछ ऐसा ही रहा, लेकिन अब चूंकि वो दोनों गवर्नमेंट्स नहीं रही हैं, अब NDS का कंट्रोल हैबतुल्ला अखुंज़ादे जो उनके अमीर हैं और अब्दुल गनी ब्रदर के पास होगा, तो मुझे इस बात का तो काफ़ी इम्कान है कि पिछली दो हुकूमतों से यकीनन बेहतर ताल्लुकात होंगे पाकिस्तान के। और जिस तरीके से तालिबान की हुकूमत जिस शऊर और पुख्तगी का मुजाहरा कर रही है, मुझे लगता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सेंट्रल एशिया से लिंकेज, सेंट्रल एशिया और रशिया का लिंकेज साउथवर्ड्स CPEC के साथ, इनमें बेहतरी आने इम्तियाज़ गुल साहब, इसी पर हम आपकी राय भी जानना चाहेंगे कि जो इस वक्त तालिबान लीडरशिप है और जो मुमकिन तौर पर तालिबान की हुकूमत में भी सामने आएंगे अहम नाम, पाकिस्तान के हवाले से ये हुकूमत तालिबान की काबीना कैसी रहेगी सर? देखिए, पाकिस्तान को इस तरफ ज़्यादा मेरा ख्याल है दखल अंदाजी करनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, हमें बस दुआ ये करनी चाहिए कि वहाँ पे जो भी हुकूमत बने वो हमारे लिए मसाइल खड़े ना करे
और हमें ये जो बढ़ चढ़ के शादियाने जो बजाए जा रहे हैं, तालिबान को हीरो बना के यहाँ पे पेश किया जा रहा है, इससे हमें गुरेज करना चाहिए। हमें माजी में जो हमसे गलतियाँ हुई हैं इस हवाले से, उसकी वजह से उसकी कीमत हम आज भी चुका रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान के जो भी कर रहे हैं खामोशी से आप करते रहें, तालिबान के साथ दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ सलाह मशवरा, लेकिन इसको अपनी जीत समझ के, अपनी जीत बना के पेश करना और अपने मौक़िफ़ की फतह करार देना, ये बुलंद बांग दावे इस तरह हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ना हुकूमत को करना चाहिए, ना ज़राए इब्लाग को करना चाहिए। जो काम ज़रूरी है वो खामोशी से आप करते रहें। हमारे अफ़गानिस्तान का पाकिस्तान से और पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान से छुटकारा नहीं है, ये हमें किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ज़रूरी ये है कि हम जो ज़रूरी काम है हालात को वहाँ पे दुरुस्त करने के लिए, हालात को यहाँ पे काबू रखने के लिए, वो खामोशी से करते रहें। ठीक है जनरल साहब, तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने यह कहा है कि अब मौशी तरक्की के लिए लड़ना है और उन्होंने ये भी कहा कि चीन उनका पार्टनर होगा। क्या अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए अफगानिस्तान की चीन के साथ शराकत दारी काबिल कबूल होगी सर? वेल आइडियली तो नहीं, लेकिन अमेरिका ने खुद जो एक मुआशी वैक्यूम क्रिएट किया है, जो एक स्ट्रेटजिक वैक्यूम क्रिएट किया है, और बिलखुसूस उन्होंने जो 9.2 बिलियन डॉलर के एसेट्स फ्रीज करके IMF की इमदाद रुकवा के, वर्ल्ड बैंक की इमदाद रुकवा के, और वो 4.3 बिलियन डॉलर जो एनुअली देने का वादा किया था 2023 तक, इस तरह का मुआशी स्क्वीज लगाकर मैं समझता हूँ उन्होंने तालिबान सेटअप को रूस और चीन की गोद में खुद धकेल दिया है। और इस खला को पुर करके चाइना यकीनन बहुत खुश होगा, रशिया भी बहुत खुश होगा। और ख़ुद मेरे साथ एक प्रोग्राम में सुहेल शाहीन साहब शामिल थे, उन्होंने कहा कि हम रीजनल कनेक्टिविटी की अहमियत से भी आगाह हैं, इंटरडिपेंडेंस रीजनल कुव्वतों के साथ उससे भी आगाह हैं, और अपनी जो मिनरल वेल्थ है उसकी एक्सप्लॉयटेशन पे हम इन्हिसार करेंगे और हम इन्वेस्टमेंट को वेलकम करेंगे अमन के साथ, ताकि अफ़गान आवाम को हम सर्व कर सकें और आवाम बेहतरी की तरफ, एक खुशहाल ज़िंदगी की तरफ जाएं। तो ये वो सारे इंडिकेटर्स हैं जो अमेरिका के लिए तो अच्छी खबर नहीं है, लेकिन अगर अमेरिका वापस आना चाहता है तो उसके लिए मेरी ज़ाती राय में दो ही तरीके हैं। एक, जो शहदा हैं उनकी फैमिलीज़ को कॉम्पनसेट करें, और एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने तबाह किया है उसको आके। इसी पर जहां साहब मैं इम्तियाज गुल साहब से भी इनकी राय लेना चाहता हूं। गुल साहब, आप भी क्या ये समझते हैं कि ठीक है तालिबान की जानिब से वन बेल्ट वन रोड को वेलकम किया गया, ये फैसले सारे तालिबान के अपने होने हैं, लेकिन क्या अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए काबिल कबूल होंगे ये फैसले सर? देखिए, हम कोई अमेरिकियों के तर्जुमान तो नहीं हैं, ये तो वक्त आने पे पता चलेगा जब हुकूमत बन जाएगी कि आया वो इस बात को कबूल करते हैं कि नहीं। बाकी अगर हम अमेरिकी सदर की दो तकरीरें जहन में रखें तो लगता यही है कि उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या CPEC जैसे जो भी दूसरे मंसूबे अगर वो शुरू करना चाहते हैं, उसके मुकाबले में वो अपने मंसूबे ज़रूर शुरू करेंगे। अगर उसको बिलवास्ता तौर पे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की भी, उसके साथ साथ वो उसके मुकाबले में इनिशिएटिव ज़रूर शुरू करेंगे। और उसका बहुत सारा दारोमदार इस अमर पे होगा कि आया यूरोप के बड़े ममालिक अमेरिका के साथ हैं कि नहीं, क्योंकि यूरोप के बड़े ममालिक जो जैसे बरतानिया है, जर्मनी है, फ्रांस है, इन्होंने अंदरूनी तौर पे काफ़ी नुकसान उठाया है सियासी तौर पे अमेरिका के साथ मिलके। अभी मेरा ख्याल है जो अमेरिका की जारादारी थी इस तमाम मामलात में, नेटो पे जिस तरह उसका गलबा था वो खासी हद तक कमज़ोर हो गया है। लिहाजा अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट हो सकता है कुछ ना कुछ ज़रूर काउंटर करेगी इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, लेकिन क्या वो इसमें कामयाब हो पाते हैं इसका तयन मेरा ख्याल है वक्त करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज गुल साहब और जनरल रिटायर्ड एजाज अमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और दीगर मामलों पर आपसे बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। मुल्की सियासी मैदान में तहरीक-ए-अदम एतमाद और इस्तीफों की बाज़गश्त ने एक मरतबा फिर जोर पकड़ लिया है। हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा करने वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में भी क़यादत की सतह पर पार्टी बयानी में इब्हाम और शहबाज शरीफ व मुकाबला मरियम नवाज सूरत हाल ने पार्टी की सीनियर लीडरशिप को भी मुश्किल में डाल दिया है।
2023 के आम इंतखाबात से कल ये सूरत हाल अपोजिशन की सबसे बड़ी सियासी जमात के लिए कितनी नुकसानदेह हो सकती है, ये एक सवाल है। और ब्रेक के बाद प्रोग्राम के सेगमेंट में जिस बुनियादी सवाल पर हम अपने मेहमान से बात करेंगे, सबसे पहले उस पर एक नजर डाल देते हैं। हमारा सवाल यह है कि मरियम नवाज या शहबाज शरीफ, नून लीग की सीनियर कयादत किसको पार्टी की कयादत करते हुए देखना चाहती है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार मंसूर अली खान। मंसूर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले ये बताइएगा कि बतौर एक सीजन सहाफ़ी क्या आप फर्क कर सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब का कौन सा बयान उनकी जाती राय है, कौन सा बयान बतौर पीडीएम लीडर, बतौर सदर मुस्लिम लीग नून या बतौर अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली होता है? आई थिंक आपने यू हिट द नेल ऑन द हेड। बिल्कुल ये समझ नहीं आती इस बात की, और मेरे ख्याल में इनकी जानिब से ये जो बयान आया था कि जी ये सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब की जाती राय है, इट्स एक्चुअली अ जोक। बिकॉज ऑब्वियसली आप जर्नलिस्ट से बात कर रहे हैं, मीडिया से इंटरेक्शन कर रहे हैं, और उसके बाद जब आप अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं तो वो आपकी जाती राय नहीं होती, वो एक मुस्लिम लीग नून के सदर की राय होती है। और फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आप शहबाज शरीफ साहब के रीसेंट 3 मीडिया इंटरेक्शन देखें, वैसे तो अगर आप उनको कंपेयर करें इमरान खान साहब के साथ, तो उनके मीडिया इंटरेक्शंस जो हैं वो 10% भी नहीं बनते जितना इमरान खान साहब के होते थे। आई मीन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना और इंटरव्यूज देना, शहबाज शरीफ तो करीब करीब भी कहीं नहीं है। लेकिन 3 दफा अब इस तरह हो चुका है, मैं आई कैन एक्चुअली कोट यू द एग्जांपल्स, जिसमें उन्होंने जब मीडिया से इंटरेक्ट किया है तो पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा की हैं। इससे पहले इन्होंने कामरान खान साहब को इंटरव्यू दिया तो उसमें घुटने पकड़ने वाली बात कर दी थी, जिसके बाद पार्टी को डिफेंड करना मुश्किल हो गया था। उसके बाद सलीम साफी साहब को एक इंटरव्यू दिया तो उसके अंदर उन्होंने कह दिया जी अगर हमारे मामला ठीक हो जाते तो नवाज शरीफ साहब 4थी दफा भी वजीर आजम बन सकते थे। वहां पे भी पार्टी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, और अब 3री दफा जो है जब मीडिया के साथ इंटरेक्शन किया है, दो इट वॉज इनफॉर्मल, लेकिन उसके अंदर भी एक कौमी हुकूमत की उन्होंने बात कर दी, तो पार्टी के लिए जो है वो शहबाज शरीफ साहब के बयान को संभालना। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में ये बताइएगा कि आपको लगता क्या है कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के दरमियान असल मसला क्या है? अगर मैं गलत नहीं हूं, कोई मसला है तो कहीं ना कहीं नहीं, एब्सोल्युटली मसला एग्जिस्ट करता है, और उसकी मेरे ख्याल में बहुत बड़ी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो इस पार्टी के अफेयर्स को पिछले यू कैन से अबाउट 30-32 साल से जो है वो संभालते आए हैं। प्रोमिनेंस उनको मिली है, उसके अंदर पंजाब की सरबराही उन्होंने पहले की है, सीएम रह चुके हैं। जितने पुराने ओल्ड हॉर्सेस हैं पार्टी के अंदर वो शहबाज शरीफ साहब के बहुत करीब हैं, और मोस्ट ऑफ देम, मैं सबकी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन मरियम नवाज इज द न्यू ब्लड। मरियम नवाज के साथ जो है वो जो पुराना कैडर है पार्टी का, उसको जेलिन होने में प्रॉब्लम आती है, और मरियम नवाज एग्रेसिव टोन लेके चलती हैं। मरियम नवाज सोशल मीडिया के हवाले से बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, उनको इस बात का आइडिया है सोशल मीडिया को किस तरह इस्तेमाल करना है। शहबाज शरीफ ऑन द अदर हैंड अभी भी लगता है इसी तरह ही है कि वो एक पुरानी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और जिस किस्म की वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इस पुरानी पॉलिटिक्स में जो सीनियर लीडरशिप है, ख्वाजा आसिफ हैं, शायद खाकान अब्बासी, हसन इकबाल समेत जो पार्टी के दीगर सीनियर लीडर्स हैं, वो किसके साथ खड़े हैं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ख्वाजा आसिफ साहब जी बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब कैंप के साथ उनका ताल्लुक है, लेकिन वो मरियम नवाज कैंप के साथ भी अपने मामला को जो खराब नहीं करना चाहते। शाहिद खान अब्बासी साहब इज टोटली मरियम नवाज कैंप, वो हर बात जो मरियम नवाज कहती हैं उनके साथ ही वो होते हैं। मियां जावेद लतीफ वो भी बिल्कुल मरियम नवाज कैंप के अंदर हैं। राना तनवीर साहब वो शहबाज शरीफ कैंप के अंदर हैं। मलिक अहमद खान शहबाज शरीफ कैंप के अंदर हैं। अजमा बुखारी, मरियम औरंगजेब और अताउल्लाह तारड़, ये 3 ऐसे लोग हैं जो दोनों साइड के साथ अपने ताल्लुकात जो है वो ठीक रखते हैं। इसके साथ साथ परवेज रशीद साहब हो गए, वो भी बिल्कुल मरियम नवाज कैंप हैं। तो कुछ लोग बिल्कुल न्यूट्रल हैं, बल्कि न्यूट्रल मजबूरी के तहत हैं, फंसे हुए हैं, वो साइड्स चूज नहीं करना चाहते। लेकिन जिस तरह नून लीग की सूरत हाल चल रही है, वो आपको याद होगा 9/11 के बाद एक कोटेशन आई थी, आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। तो इन लीडर्स के लिए भी जो है ये सूरत हाल लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ मंसूर, वो फिर कौन से लीडर्स हैं जो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि जो न्यूट्रल रहते हैं या मजबूरी में न्यूट्रल हैं? कोई प्राइवेट गपशप में शिकवा करते हैं कि उन्हें मजबूरन न्यूट्रल रहना पड़ रहा है या किसी की साइड लेनी पड़ रही है? नहीं, वो तो ऑब्वियसली प्राइवेट कन्वर्सेशन है, मैं वो उसमें फोर्स तो नहीं कर सकता, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग नॉट जस्ट द पीपल हु आर न्यूट्रल, इवन पीपल हु आर ऑन द साइड जिन्होंने पोजीशंस ली हुई हैं, इवन उनके लिए भी जो है वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। क्योंकि जाहिर बात है जब वो टॉक शोज के अंदर आते हैं तो लोग उनसे भी ये सवाल करते हैं कि जी बताइए अगर आप फ्ला कैंप में हैं तो क्यों है, आप दूसरे कैंप में क्यों नहीं है, उसकी क्या वजह है। वो बेसिकली तो जिस तरह एंकर्स का एक होता है कि भाई हमें खबर तो निकले, वजह तो पता लगे। तो अगर शहबाज शरीफ कैंप से कोई आके टॉक शो के अंदर बैठता है तो मिसाल के तौर पर ख्वाजा आसिफ साहब हो गए, वो इंटरव्यूज देते हैं, तो फिर उनकी कोशिश यही होती है कि मरियम नवाज की पॉलिसीज के हवाले से या उनके इकदाम के हवाले से कोई ना कोई बात करें ताकि खबर एक जनरेट हो
लेकिन उनके लिए डिफिकल्ट होता है, उन सवालों के जवाब देना डिफिकल्ट होता है। जिस तरह कल ही अभी ख्वाजा आसिफ एक इंटरव्यू दे रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि ना मैं मज़ामत के साथ हूँ, ना मैं मफामत के साथ हूँ, मैं बीच में हूँ। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब, जहां तक कम से कम मैं उनकी पॉलिटिक्स को जानता हूँ, वो ज्यादा शहबाज शरीफ साहब के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हैं एज कम्पेयर टू मरियम नवाज। क्योंकि अच्छा मंसूर, अगर हम यहाँ पे सिर्फ पंजाब की सियासत की अगर बात करें तो मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स पंजाब में मरियम नवाज को आगे देखना चाहते हैं या फिर शहबाज शरीफ को? एब्सोल्युटली, मेरे ख्याल में विद वाइड मार्जिन इट इज मरियम नवाज। किसी किस्म का कोई कंपैरिजन नहीं है इस सिलसिले में। बल्कि मैं कई नून लीग के लोगों से जब मेरी एक दफा बात हुई तो मैंने उनके सामने एक सिनेरियो रखा जस्ट टू जज के इन लोगों की जो इनसाइट्स हैं वो क्या कहती हैं। तो मेरा सवाल उनसे यही था कि लाहौर के अंदर मिसाल के तौर पे एक ही दिन मरियम नवाज और शहबाज शरीफ अपने अपने जलसों का अनाउंसमेंट कर दें, एक नासिर बाग में हो तो एक मीनार पाकिस्तान में हो, तो लाहौरिये किधर जाएंगे? तो देयर वाज मतलब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जिन्होंने कहा कि हर सूरत लाहौरिये जो है वो मरियम नवाज के जलसे के अंदर जाएंगे, शहबाज शरीफ इतने लोग नहीं इकट्ठे कर सकेंगे। मरियम नवाज इज द क्राउड पुलर। और अगर आप उसको मतलब रिसेंटली जीबी की कैंपेन देखें और उसके बाद आजाद कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन कैंपेन हुई उसमें भी पार्टी ने मरियम नवाज को वहां पे भेजा। तो मंसूर, इन्हीं इलेक्शंस की जो आप बात कर रहे हैं, अगर हम ये देखें कि मरियम नवाज का बयानिया जो उस वक्त था और जो अब है, क्या उसमें वाकई नरमी आप भी देख रहे हैं? क्या वजह है इसकी? मैं एक्चुअली इसको नरमी तो नहीं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मैं सरप्राइजिंगली मरियम नवाज के साथ पिछले 2-3 साल से जितनी दफा भी मेरे इंटरेक्शंस हुए हैं और उनके जिस किस्म के बयान आते रहे हैं अपने इंटरव्यूज के अंदर या मीडिया इंटरेक्शंस के अंदर, मुझे उसमें तो एक कंसिस्टेंसी नजर आती है। हाँ, अलबत्ता एक टैक्टिक मरियम नवाज जो इस्तेमाल करती हैं, जो मैंने रिसेंटली ऑब्जर्व करना शुरू किया है, वो ये है कि जब वो हालात उनकी मर्जी से नहीं चल रहे होते या वो उनको लगता है कि पार्टी उस तरह नहीं काम कर रही जिस तरह वो सोचती हैं, तो उनके पास जो वेपन होता है वो ये है कि वो खामोश हो जाती हैं, ट्वीट्स करना बंद कर देती हैं, इंटरव्यूज देना बंद कर देती हैं, अपनी अपीयरेंसेस, पब्लिक अपीयरेंसेस को जो है महदूद कर देती हैं, कम से कम मीडिया के साथ गुफ्तगू करती है। क्योंकि जब मीडिया से आप बात करेंगी तो फिर उसके बाद वो जब भी मीडिया से इंटरेक्ट करती हैं तो बोलती वही है जो उनके मंसूर, फिर कभी खामोशी वाली ये टैक्टिक्स और कभी मज़ाहमत, तो ये सारे मामलात क्या आइंदा 2023 के इंतखाबात में नून लीग की सियासत को नुकसान पहुंचा सकते हैं? जहां तक इस वक्त की सूरत हाल है, जो मैं इस वक्त कम से कम देख रहा हूँ, मेरा ख्याल में पार्टी जितनी डिवाइडेड इस वक्त है, कम से कम मैं जब से मुस्लिम लीग नून को कवर करता आया हूँ बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैंने आज तक पार्टी के अंदर इतनी सवेर डिविजन नहीं देखी जो इस मरतबा मैं देखता हूँ। मतलब आज अगर मिसाल के तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि अगर अगले 1 महीने के अंदर अगर नून लीग के लिए नून लीग को इलेक्शंस में खड़े होना पड़े, जनरल इलेक्शंस के अंदर जाना पड़े, तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी ही वीक पोजीशन के अंदर ये पार्टी जाएगी। वोट बैंक मैं ये नहीं कहता कि मौजूद नहीं है, वोट बैंक मौजूद है। लोग नून लीग से जिस तरह पहले प्यार करते थे पंजाब में, वो अभी भी शायद उसी तरह ही करते हैं, लेकिन पार्टी का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है वो इतना डिस्टर्ब्ड है, आपस में इतनी डिविजन्स हैं कि हर कोई एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश कर रहा है। ऐसी सूरत हाल के अंदर कभी भी इलेक्शंस लड़े नहीं जा सकते। तो इसीलिए जो आपने 2023 की बात की थी, एक और कंस्पिरेसी थ्योरी जो फ्लोट कर रही है इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर, उसमें यह भी कहा जाता है कि हो सकता है इलेक्शंस जो है वो पहले अर्ली कॉल कर लिए जाए, क्योंकि कई तंजियाकार ये भी समझते हैं कि इमरान खान साहब की जो पहले 1-2 साल के अंदर जो वीक पोजीशंस थी वो अब कदरे पहले से बेहतर हो गई है। पार्टी के मामलात और हुकूमत चलाने के मामलात पहले से निस्बतन बेहतर हो गए। चंद जो इकोनॉमिक इशारिये हैं अब वो भी कुछ निस्बतन बेहतर आ रहे हैं। तो ऐसी सूरत में अगर वो इलेक्शन में चले जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान हमारे साथ आप मौजूद थे। नाज़रीन, महंगाई के हवाले से कुछ बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इदारे शुमारियात के मुताबिक मुल्क भर में महंगाई की शरह अगस्त के महीने में भी 8.4% पर रही है। जहां एक जाने मुख्तलिफ अशाए ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम और कमी देखी गई, वहां मुख्तलिफ फूड आइटम्स की कीमतों में इजाफे ने हुकूमत के आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के दावों पर सवाल खड़ा कर दिया है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे मईशत डॉक्टर अशफाक हसन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। सर, अगस्त के महीने में मुल्क में महंगाई का जन बेकाबू रहा, 8.4% शरह रही, अवाम का जीना दोभर हो गया है। कैसे देख रहे हैं आप वज़ीर आज़म के महंगाई के कंट्रोल करने के दावों को और वादों को? देखिए, इन्फ्लेशन तो पहले जिस लेवल पे था पिछले साल अगर आप देख लें तो उससे तो नीचे आ गया है ना। अभी सिंगल डिजिट में है और ये 8.4% ओवरऑल अगस्त में इन्फ्लेशन है। जो प्रॉब्लम होता है ना वो है फूड प्राइसेस का। ठीक है, ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है ये थोड़ा सा और कम हो जाए, ये 6.5-7% पे आ जाए
तो मैं अगर वजारत ख़जाना में होऊंगा तो आई विल नॉट बी अ वरीड पर्सन। 6.5% इन्फ्लेशन जो है ये किसी भी मईशत के लिए बहुत ज़रूरी है। ये ग्रीस का काम करती है। जिस तरीके से आप मोटर आप चलाते हैं पानी को चढ़ाने के लिए, और अगर आप काफ़ी दिनों तक उसमें ग्रीस न डालें तो मोटर जल जाएगा। इसी तरीके से मईशत के पहिए को चलाने के लिए आपको ग्रीस की ज़रूरत होती है, और इन्फ्लेशन सर्व एज ए ग्रीस। ये इंसेंटिव भी होता है कि मईशत का पहिया ठीक से घूमे। तो 6 से 7% इन्फ्लेशन अगर है किसी भी मुल्क में, हम जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में, तो हमें इतना ज़्यादा वरी नहीं करना चाहिए। लेकिन जो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ फूड इन्फ्लेशन का है, और फूड इन्फ्लेशन में भी अगर आप जो बिलो यानी कि लोअर 40% जो हमारे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हैं, हम क्वांटाइल 1 क्वांटाइल 2 कहते हैं, ये गरीब तबका है, और इसका जो है 55 से 60% इसका जो मंथली बजट है वो फूड आइटम्स पे खर्च होता है। तो जब फूड की प्राइसेस बढ़ती है तो वो उसके 60% जो बजट है जो उसको महीने का खर्च करता है उस पर प्रेशर बढ़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इन 3 सालों में कौन से ऐसे मौशी रिलीफ हैं जो आवाम को मिलते नजर आए हैं? सबसे जो बड़ा रिलीफ होता है ना, वो ये होता है कि लोगों की आमदनी बढ़ती रहे। अगर लोगों की आमदनी बढ़ रही है तो वो कीमतें भी अगर बढ़ रही होंगी तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो टॉलरेबल होगा, क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर भी बढ़ रही है। लेकिन अगर परचेजिंग पावर ना बढ़े और कीमत थोड़ी सी भी बढ़े तो उस पर बोझ पड़ जाता है। तो सबसे पहले हमें तवज्जो देना होगा अपने लोगों की आमदनी को बढ़ाने में। और ये बार बार प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जब तक कि मुल्क में वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा हम मसाइल के शिकार रहेंगे। बिल्कुल सही कहते हैं। तो सबसे पहले काम यह है कि लोगों की आमदनी बढ़ाएं। जब लोगों की आमदनी बढ़ाने की बात है तो इसका मतलब है कि आप जीडीपी ग्रोथ की बात करें। जीडीपी ग्रोथ आपका बहुत होना चाहिए। अब इस हुकूमत के पिछले 3 साल को ले लें तो 1.8% औसतन जीडीपी ग्रोथ है रियल जीडीपी में, जबकि आबादी हमारी 2% से ज़्यादा है, 2.1। डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में रिलीफ देने का ऐलान किया था, लेकिन अगर हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात करें, सरिया, सीमेंट, ये तमाम बिल्डिंग मटेरियल महंगा हो चुका है, कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। घर कम बनेंगे तो अल्टीमेटली कंस्ट्रक्शन सेक्टर में मजदूर को रोजगार भी कम मिलेगा। ये रिलीफ कैसे है सर? ये अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, कंस्ट्रक्शन इज नोन एज अ मदर ऑफ इंडस्ट्री। जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होगा तो 30 से 35 इंडस्ट्रीज जो है वो उसका पहिया घूमना शुरू हो जाएगा। होता यह है कि आप अपने आप को फर्ज कर रहे हैं कि आप स्टील जो रॉड है ये आप बना रहे हैं, या आप सीमेंट की फैक्ट्री आपकी है, और आप देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन बड़े पैमाने पे हो रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप चाहेंगे कि आज मेरी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 60% है, तो आप वेट करेंगे। इधर डिमांड बढ़ रही है, आप वेट करेंगे। आप पहले अपने इंडस्ट्रीज़ की फुल कैपेसिटी यानी कि कब 80-85% जब कैपेसिटी पे आप पहुंचेंगे, फिर आप सोचेंगे कि मैंने एक नया प्लांट लगाना है। तो ये जो टाइम गैप है, डिमांड तो आज एग्जिस्ट कर रहा है, सप्लाई इमीडिएटली नहीं होता है, सप्लाई आने में देर लगता है। तो ये जो टेम्पररी गैप है डिमांड और सप्लाई का, वो प्राइसेस को बढ़ा देता है। और इसी तरीके से जब डिमांड एग्जिस्ट करेगा तो जो सीमेंट वाला है या सरिया वाला है, ये अपने इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड करेगा ये, लेकिन वो इंस्टेंटेनियस नहीं करता है, इमीडिएटली नहीं करता है। वो देखता है कि जी डिमांड तो है, क्या ये सस्टेनेबल डिमांड है या बस ये एक क्या कहते हैं बबल सा है, अगले साल बस्ट हो जाएगा। तो पता चला कि मैंने तो 2 प्लांट और लगा दिए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशफाक हसन साहब हमारे साथ मौजूद। नाज़रीन, प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।